हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग बहुत ही बेसिक चीज़ें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले तो जैसे अब हम लोगों को ये पता है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या है, कोई इलेक्ट्रोफाइल है, कोई न्यूक्लियोफाइल है, कोई सबस्ट्रेट है, कोई रिएजेंट है, ठीक है, कौन किस पे अटैक कर रहा है एंड फाइनल हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है। मान लीजिए हमारे पास रिएक्टेंट हमने लिए, रिएक्टेंट में रिएक्शन हुई एंड फाइनली उन्होंने प्रोडक्ट हमें दे दिया। स्टूडेंट रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्म कभी नहीं होता है। उसमें क्या होता है, एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में जितने पाथ वो रिएक्टेंट कवर करता है, ठीक है, उस पूरी स्टडी को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। देखो स्टूडेंट, मैंने क्या कहा, मान लीजिए हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, वी हैव रिएक्टेंट, क्लियर। रिएक्टेंट रिएक्शन करेगा एंड फाइनली हमें क्या मिल जाएंगे, वी विल गेट द प्रोडक्ट, क्लियर। अब हमने देखा सिंपली कि रिएक्टेंट ने तो प्रोडक्ट दे दिए। क्या ऐसा हुआ कि डायरेक्ट रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट दिए? तो हम कहेंगे नहीं। इस दौरान यहाँ पे एक हमारे पास इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन भी होती है। किसकी फॉर्मेशन होगी? इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन। उसके बाद हमारे पास क्या फॉर्म होते हैं? प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। देखिए स्टूडेंट, लाइक मैं एक जनरल एग्जाम्पल लेती हूँ। लाइक वी हैव ए बी प्लस सी, रिएक्शन हुई एंड फाइनली हमारे पास क्या बन चुका है, हमारे पास एक प्रोडक्ट बन चुका है। दीज आर रिएक्टेंट, ये क्या है, रिएक्टेंट है, एंड ये क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट है, क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ए और बी के बीच में बॉन्ड था, अब रिएक्शन हुई सी के साथ, तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया ए सी के साथ, और बी हमारे पास यहाँ पे अलग हो चुका है, क्लियर। तो यहाँ से रिएक्टेंट से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हमारे प्रोडक्ट फॉर्म हुए। लेकिन स्टूडेंट अब आपको यहाँ पे भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, और वो चीज़ें क्या हैं कि यहाँ पे हमने देखा कि ए बी ने बी के साथ रिएक्शन की, तो यहाँ पे रिएक्टेंट को फर्दर क्लासीफाई किया जाता है इनटू टू कैटेगरीज। एक तो होते हैं हमारे पास सबस्ट्रेट और एक होते हैं हमारे पास रिएजेंट। फर्स्ट वन इज सबस्ट्रेट एंड सेकेंड वन इज स्टूडेंट रिएजेंट, क्लियर। अब आपको ये देखना है कि सबस्ट्रेट क्या होते हैं और रिएजेंट क्या होते हैं। तो जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ये कहते हैं कि एक ऑर्गेनिक रिएक्शन के दौरान जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक स्पीशीज़ होगी वो बिहेव करेगी एज एन सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक स्पीशीज़ क्या होगी, ऑर्गेनिक स्पीशीज़ बिहेव करेगी एज एन सबस्ट्रेट। एंड रिएजेंट क्या होते हैं स्टूडेंट, तो हम कहेंगे अटैकिंग स्पीशीज़। अटैकिंग स्पीशीज़ क्या होती है, वो होती है रिएजेंट। इसका क्या मतलब है, देखिए एक है हमारे पास सबस्ट्रेट, एक है रिएजेंट। तो हमने कहा सबस्ट्रेट क्या होते हैं, सबस्ट्रेट वो होते हैं जिनके ऊपर रिएजेंट अटैक करते हैं, और रिएजेंट क्या हुए, अटैकिंग स्पीशीज़। अटैक करने वाली स्पीशीज़ क्या कहलाती है, तो हम कहेंगे रिएजेंट कहलाती है, क्लियर स्टूडेंट। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, रिएक्टेंट क्या है, सबस्ट्रेट क्या है, रिएजेंट क्या है। दीज आर वेरी सिंपल एंड वेरी कॉमन थिंग्स, क्लियर। अब जो आप नेक्स्ट आप लोग देखेंगे रिएजेंट। हमने कहा अटैकिंग स्पीशीज़ क्या होती है, रिएजेंट। तो अटैकिंग स्पीशीज़ को भी हम फर्दर डिवाइड करेंगे इन टू कैटेगरीज। देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ लिख देते हैं अटैकिंग स्पीशीज़ को हम डिवाइड करेंगे इन टू कैटेगरीज। फर्स्ट टाइप जो हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट टाइप हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, एंड सेकंड टाइप है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, क्लियर। अब आप देखिए कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, क्योंकि ये क्या है, अटैकिंग स्पीशीज़ है। अब या तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे या तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। अब हमें देखना है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं और कैसे ये अटैक करेंगे, क्लियर स्टूडेंट। तो अब आप लोग हेडिंग डालिए टाइप ऑफ रिएजेंट्स। स्टूडेंट टाइप ऑफ रिएजेंट हमने क्लासीफाई किया इन टू कैटेगरीज, क्लियर। पहला हम लोगों ने क्या कहा, इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोफाइल एंड सेकंड वन इज न्यूक्लियोफाइल। तो अब स्टूडेंट हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर करते हुए चलेंगे। पहला पॉइंट ये कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल जो है दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रो, सेकंड वन इज फिलिस। इलेक्ट्रो का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन, इसका क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रॉन। फिलिस का मतलब हुआ लविंग स्पीशीज़। क्या हुआ इसका मतलब, लविंग स्पीशीज़। तो यहाँ से हमारे पास डेफिनेशन निकल गई, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़। ये क्या होती हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़। तो हम कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ है। अगर हम बात करें न्यूक्लियोफाइल की, तो न्यूक्लियो का मतलब हो गया न्यूक्लियस,
फाइल का फिलस का मतलब क्या हो गया, लविंग स्पीशीज, इसका मतलब दीज आर न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। क्लियर, ये न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज होंगी और ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होंगी। सेकेंड पॉइंट देखिए स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये क्या होते हैं, दीज आर, हम बात कर रहे हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, इनके पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तभी तो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है। अब ये न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज हैं, इसका मतलब ये क्या होंगे, दीज आर, हम बोलते हैं दीज आर रिच इन इलेक्ट्रॉन। ये क्या होंगे, इनके पास इलेक्ट्रॉन की रिचनेस होगी, तो ये क्या होंगे, रिच इन इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर। अब स्टूडेंट अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अगर इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये कहाँ अटैक करेंगे, ये कहाँ अटैक करेंगे, जहाँ पे इन्हें इलेक्ट्रॉन्स दिखें। क्लियर। तो देखिए थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या होगा, ये अटैक करेंगे कहाँ पे, जहाँ पे इनको इलेक्ट्रॉन्स मिले। तो स्टूडेंट थर्ड पॉइंट क्या निकला, थर्ड पॉइंट ये कहेगा कि ये अटैक करेंगे, अटैक ऑन द साइट that are electronically what, electronically rich। clear। और अगर हम बात करें न्यूक्लियोफाइल की, तो ये कहाँ अटैक करेंगे, ये अटैक करेंगे इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट साइड पे, अटैक ऑन द साइट दैट आर इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट। क्लियर स्टूडेंट। तो यहाँ तक हमने 3 पॉइंट क्लियर कर लिए हैं अबाउट इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। सबसे पहले हमने कहा कि जो इलेक्ट्रोफाइल होती हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, न्यूक्लियोफाइल क्या होती हैं, दीज आर न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। क्लियर। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुई तो ये कहाँ अटैक करेंगी, ये अटैक करेंगी वहाँ पे जहाँ पे इन्हें इलेक्ट्रॉन्स मिले, जहाँ पे इन्हें इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दें। मीन्स दीज विल अटैक ऑन द साइड दैट आर इलेक्ट्रॉनिकली रिच। और ये कहाँ अटैक करेंगी, तो हम कहेंगे क्योंकि ये क्या है, रिच इन इलेक्ट्रॉन है, तो ये अटैक करेंगी इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट साइड पे। क्लियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट आप लोग फोर्थ पॉइंट देखिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिकली रिच साइड पे अटैक कर रही हैं, इसका मतलब ये क्या कर रही है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रही हैं। इसका मतलब ये क्या हुई, दीज आर लुईस एसिड। ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, तो हम कहेंगे दीज विल बिहेव एज अ लुईस एसिड। और ये क्या है, देखो ये अटैक कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट साइड पे, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। एक तरह से हम ये बोलते हैं ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड्स पे। तो ये क्या हुए, These are लुईस बेस। तो ये क्या होते हैं, लुईस बेस। ठीक है। लुईस एसिड और लुईस बेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये बिहेव करते हैं एज एन लुईस एसिड। एंड अगर ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी को प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसका मतलब ये क्या कहलाएंगे, दीज आर लुईस बेस। ये क्या कहलाएंगे, लुईस बेस। क्लियर स्टूडेंट। तो ये हम लोगों ने देख लिया डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। क्लियर स्टूडेंट। सेकंड पॉइंट अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। क्लियर। जैसे हमने एक रिएक्टेंट ले लिया ABC, यहाँ पे रिएक्शन हुई और हमारे पास ये बन चुका है, दिस इज रिएक्टेंट। यहाँ हम बोल दें ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है, और यहाँ से हमारे पास क्या बन चुका है, प्रोडक्ट बन चुका है। क्लियर। अब इस दौरान जब यहाँ से एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, उस समय डिफरेंट पाथ फॉलो किए जाते हैं। वो पाथ क्या हो सकते हैं, उस पाथ में हम देखेंगे कि किस तरह से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, किस तरह से ये वाला बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। तो हमने बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन की बात की। क्लियर। दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पे एनर्जीज़ की, कि यहाँ पे एंथैल्पी में क्या चेंज आया, यहाँ गिफ्ट फ्री एनर्जी में क्या चेंज आया। ठीक है। तो ये जो डिटेल स्टडी की जाती है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की, इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। क्लियर स्टूडेंट। अब यहाँ पे भी हमने देखा कि ये हमारे पास सबस्ट्रेट था, ये हमारे पास क्या है, रिएजेंट है। सबस्ट्रेट क्या होते हैं, जिसके ऊपर रिएजेंट अटैक करता है, रिएजेंट क्या होते हैं, अटैकिंग स्पीशीज होती हैं। एंड फाइनली प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है। और उसमें भी हमने रिएजेंट की टाइप देखी, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। क्लियर स्टूडेंट। अब हम देखेंगे बॉन्ड क्लीवेज की, बॉन्ड क्लीवेज कितनी टाइप में हो सकता है। तो स्टूडेंट अब आप लोग हेडिंग डालेंगे टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज। देखिए स्टूडेंट, बॉन्ड क्लीवेज हमारे पास 2 टाइप का है। फर्स्ट वन इज हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज एंड सेकंड इज हमारे पास होमोलाइटिक, या हम बोलते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज एंड हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज।
अब ये क्या है, होमो क्या है या हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या है? तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम करेंगे होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। देखिए क्या होता है, एक जनरल एग्जांपल हम लोग लेते हैं, लाइक वी हैव ए एंड बी। होमो का मतलब स्टूडेंट आप सब समझते हैं, होमो का मतलब होता है सेम। सेम का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? तो हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इक्वली होगा। अगर ये इक्वली इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, ए और ये बी हमारे पास क्या बन जाएंगी, वी हैव टू ऑड स्पीशीज। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास ऑड स्पीशीज बन गई, क्लियर। और इन ऑड स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, दीज आर रेडिकल्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, रेडिकल्स कहते हैं। देखो स्टूडेंट, क्या हुआ, ये हमारे पास पता है कि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। एक इलेक्ट्रॉन ए का शेयर हो रहा है, एक बी का शेयर हो रहा है और एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, क्लियर। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में क्या होगा, अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इन बॉन्ड पेयर का। एक जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो ए ले लेगा, दूसरा बी ले लेगा, और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है हाफ एरो से, हाफ हेडेड एरो। तो जैसे ही रिएक्शन हुई हमें मिल जाएंगे ए रेडिकल और बी रेडिकल, या हम बोल दें हमें मिल जाएंगी ऑड स्पीशीज। सच काइंड ऑफ या सच टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज इज रेफर्ड एज होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। क्लियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हमारे पास फॉर्म हो रही है, इसका मतलब ये क्या शो करेंगे, दीज विल शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के बारे में। एक और चीज़ आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखनी है स्टूडेंट, मान लीजिए हम कोई रिएक्शन देख रहे हैं, लाइक हमारे पास कुछ रेडिकल्स की फॉर्मेशन हुई, लाइक वी हैव CH3 एंड H, क्लियर। यहाँ पे हमने रेडिकल, अगर हम यहाँ पे रेडिकल की फॉर्मेशन देखें तो वी विल गेट CH3 रेडिकल एंड हाइड्रोजन रेडिकल। दो हमारे पास रेडिकल्स की फॉर्मेशन हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन चुका है, दिस इज मिथाइल रेडिकल। स्टूडेंट, जो रेडिकल्स होते हैं दीज आर, हम ये कहते हैं ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं एंड हाईली रिएक्टिव होते हैं, क्लियर। अगर हमारे इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाना है, अगर हमारे इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाना है तो ये बढ़ाई जा सकती है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से, या हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। उसको हम कहते हैं कैप्टोडेटिव इफेक्ट। ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे जब हम फ्री रेडिकल्स क्लियर करेंगे, क्लियर। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि दिस इज CH3 रेडिकल, दिस इज मिथाइल रेडिकल, क्लियर। ये क्या है हमारे पास, मिथाइल रेडिकल। अगर स्टूडेंट, अगर हम क्या करें, यहाँ पे CH2 ले लें और यहाँ पे हम एक CH3 लगा दें, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज, ये तो सिंपल मिथाइल रेडिकल है, दिस इज 1 डिग्री मिथाइल रेडिकल। अगर हम यहाँ पे 2 कार्बन लगा दें, क्लियर, अगर हम यहाँ पे 2 कार्बन लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज सेकेंडरी रेडिकल। और अगर इस रेडिकल से डायरेक्ट 3 कार्बन अटैच हो जाएं तो दिस इज कॉल्ड 3 डिग्री रेडिकल। ये क्या कहलाएगा, 3 डिग्री रेडिकल। मैं यहाँ लिख देती हूँ, we have 3 carbon directly attached to this radical, so this is called 3 radical। तो अगर हमको रेडिकल की स्टेबिलिटी को बढ़ाना है तो हमने क्या कहा कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप उस रेडिकल के साथ डायरेक्टली अटैच होंगे तो वो उस रेडिकल की स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे। ये सब चीज़ें हम रेडिकल्स में और अच्छे से क्लियर करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं रेडिकल की स्टेबिलिटी की, तो हम कहेंगे 3 डिग्री हमारे पास रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री एंड फाइनली हमारे पास आ जाएगा मिथाइल रेडिकल। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास CH3 है, यहाँ CH3 है, दिस इज़ ऑल्सो CH3, क्लियर। जो हमारे पास CH3 है, इस कार्बन रेडिकल पे ये अपना लगा रहा है इंडक्टिव इफेक्ट, या मैं बोल दूँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट भी लगा रहा है एंड यहाँ पे इसकी हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिलता है। तो हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई इफेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट बात करें तो ये क्या लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट यहाँ पे लगा रहा है, जिसके कारण रेडिकल की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो यहाँ पे रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमारे पास क्या है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड CH3 रेडिकल। क्लियर स्टूडेंट्स, दैट इज मिथाइल रेडिकल। स्टूडेंट, अब आप लोग हेडिंग डालेंगे हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। स्टूडेंट देखिए, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में क्या होगा, सिंपल सी एक रिएक्शन लेते हैं, वी हैव A एंड B, क्लियर।
हेट्रो का मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पे हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम बात करें बॉन्ड पेयर की, तो यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है बॉन्ड पेयर्स का। जैसे ही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, देखिए स्टूडेंट क्या हुआ, ये बॉन्ड पेयर बी अपनी तरफ को लेके जा रहा है, तो जैसे ये हुआ तो यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा एंड यहाँ पे हमारे पास नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज बन जाएगी। तो जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होती है उन्हें हम कहते हैं कार्बोकेटाइन। क्या कहते हैं स्टूडेंट, दीज आर कार्बोकेटाइन एंड दीज आर कार्ब एनायन। ये क्या होती है, कार्ब एनायन। केटाइन का मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, एनायन का मतलब नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। तो देखिए स्टूडेंट, हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में क्या हुआ, हमारे पास फॉर्मेशन होती है कार्बोकेटाइन और कार्ब एनायन की, या हम बोल दें इस प्रकार की जो बॉन्ड क्लीवेज होती है इसे कहा जाता है हेट्रोपोलर बॉन्ड क्लीवेज, या हम बोल दें आयनिक क्लीवेज, या फिर हम बोल दें सिंपल पोलर क्लीवेज। क्लियर स्टूडेंट, एक जनरल एग्जांपल हम लोग लेते हैं, लाइक वी हैव CH3Br, हमारे पास है मिथाइल ब्रोमाइड। क्लियर, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे ब्रोमीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ लेके जाएगी एंड हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी CH3 रेडिकल की, सॉरी CH3 कार्बोकेटाइन एंड Br नेगेटिव की। क्लियर स्टूडेंट, तो देखो स्टूडेंट, हमने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस तरफ होगा, ये सब अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अभी सिर्फ आपको होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, कार्बोकेटाइन, कार्ब एनायन, इनका पता होना चाहिए। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, हमने जनरेट कर दिया एक मिथाइल कार्बोकेटाइन। हमने क्या जनरेट कर दिया, मिथाइल कार्बोकेटाइन। स्टूडेंट, जैसे हमने कहा कि जो रेडिकल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं बट हाईली रिएक्टिव होते हैं। उसी तरह जो हमारे पास मिथाइल जो कार्बोकेटाइन बना, ये जो भी कार्बोकेटाइन होते हैं दीज आर अनस्टेबल। ये क्या होती हैं, अनस्टेबल स्पीशीज़ होती हैं। क्लियर, और इनकी स्टेबिलिटी को अगर बढ़ाना है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिए जाएं तो इनकी स्टेबिलिटी और इंक्रीज की जा सकती है। क्लियर, देखिए मैंने क्या कहा स्टूडेंट्स, लाइक वी हैव CH3 कार्बोकेटाइन, हमारे पास है CH3 कार्बोकेटाइन। क्लियर, अगर हम बात करें CH3 कार्बोकेटाइन की स्ट्रक्चर की तो हम कहेंगे क्या होता है, कार्बोकेटाइन में टोटल जो है वो 6 बॉन्ड पेयर हैं। कितने बॉन्ड पेयर हैं, 6 बॉन्ड पेयर हैं एंड दिस इज वैकेंट p ऑर्बिटल। ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, वैकेंट p ऑर्बिटल। और अगर हम कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हम कहेंगे दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज। इसका मतलब ये क्या हुआ, ट्राइगोनल प्लेनर शेप। कौन सी शेप हो रही है, ट्रायगोनल प्लेनर शेप। इसका मतलब कार्बोकेटाइन्स क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे एंड ट्रायगोनल हैविंग ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। क्लियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, अगर हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करें, अगर हम बात करते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की, दिस इज मिथाइल कार्बोकेटाइन। अगर कार्बोकेटाइन के साथ डायरेक्टली हम एक और मिथाइल ग्रुप जोड़ दें, दिस इज CH2। क्लियर, अगर हम यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप हम और मिथाइल ग्रुप जोड़ दें, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन अगर हम इसको भी रिप्लेस कर दें CH3 के साथ तो ये क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स। अगर हम यहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करें, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करें तो देखिए फर्स्ट है हमारे पास मिथाइल कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन के साथ एक कार्बन और जुड़ा हुआ है, दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अगर कार्बोकेटाइन या हम बोल दें कार्बोकेटाइन के साथ या उस कार्बन के साथ डायरेक्टली जितने भी कार्बन अटैच होते हैं, यहाँ पे कितने हैं 2, तो वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। यहाँ पे देखिए कार्बोकेटाइन के साथ डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच हैं, तो हम कहेंगे 3, तो दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये क्या है हमारे पास, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्लियर। तो स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखें तो देखो क्या कहा जाता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के। स्टेबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के। यहाँ पे आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि जो CH3 ग्रुप है ये अपना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट लगा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये सब चीज़ें आपको आगे क्लियर हो जाएंगी जब हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे, हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे एंड रेजोनेंस पढ़ेंगे। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, CH3 का
रिलीजिंग ग्रुप इफेक्ट लग रहा है। यहाँ पे 2 CH3 अपना रिलीजिंग इफेक्ट लगा रहे हैं एंड यहाँ पे 3 CH3 अपना रिलीजिंग ग्रुप लगा रहे हैं। क्लियर? एंड 3 CH3 क्या कर रहे हैं? रिलीजिंग इफेक्ट लगा रहे हैं। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो अगर मैं ऑर्डर लिखूँ तो ऑर्डर क्या होगा स्टेबिलिटी का? दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन मीन्स 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड नॉर्मल मिथाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया कार्बोकेटाइन के बारे में। अब हमने देखा था कि जब हमने हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज की तो वहाँ पे कार्ब एनाइन की भी फॉर्मेशन हुई। देखिए स्टूडेंट्स, एक बेसिक सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। लाइक वी हैव CH3 और यहाँ पे हम कोई ग्रुप लगा देते हैं, दिस इज Z ग्रुप। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट, मुझे बनाना है कार्ब एनाइन। कार्ब एनाइन का मतलब क्या हुआ कि जो बॉन्ड पेयर हैं वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? अगर वो CH3 की तरफ शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पे हमारे पास मिल जाएगा मिथाइल कार्ब एनाइन एंड Z के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये तो कार्बोकेटाइन बन चुका है, दिस इज कार्ब एनाइन। कार्बोकेटाइन के बारे में अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। अब हम देख रहे हैं CH3 माइनस, या हम बोल दें मिथाइल कार्ब एनाइन। ये क्या बन चुका है? दिस इज मिथाइल कार्ब एनाइन। देखिए स्टूडेंट, अब हमको क्या देखना है? अगर हम यहाँ पे मिथाइल कार्ब एनाइन या कार्ब एनाइन की स्ट्रक्चर की बात करें या हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो देखिए क्या कहा जाता है, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव चार्ज और दिस इज क्लियर। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट क्या हुआ, यहाँ पे अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ तो ये है हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड और यहाँ पे जो इसकी शेप होती है दिस इज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन। देखिए स्टूडेंट क्या है, कार्ब एनाइन के केस में ये कहा जाता है कि कार्ब एनाइन के पास टोटल जो है वो 8 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें से 6 जो हैं वो बॉन्ड पेयर हैं, जिसमें से 6 क्या है? बॉन्डेड है एंड 2 क्या है हमारे पास? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। दीज आर नॉन बॉन्डिंग एंड दीज आर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हमने कहा कि जो हमारे पास कार्ब एनाइन होता है वो क्या है? वो है हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रन शेप के साथ। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर यहाँ पे अब हम बात करें कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी की, स्टूडेंट देखिए अगर हम बात करें कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी की तो क्या होगा? देखिए स्टूडेंट, दिस इज मिथाइल कार्ब एनाइन, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री एंड दिस इज 3 डिग्री। तो आपको यहाँ क्या ध्यान रखना है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, या मैं बोल दूं ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के। क्या कहा मैंने? या तो ये विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाए। मतलब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। यही तो इसका मतलब है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। क्लियर? तो अगर हम यहाँ पे बात करें स्टेबिलिटी की तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? कार्ब एनाइन के केस में ये ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर? अभी आप यहाँ पे ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, नॉर्मली समझिए कि मैं अभी आपको सिर्फ कार्ब एनाइन कार्बोकेटाइन सिर्फ ये चीज़ें पढ़ा रही हूँ। हमने बॉन्ड क्लीवेज वगैरह देख लिया है, ये सब चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी जब हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे, रेजोनेंस पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ चुका है, मिथाइल कार्ब एनाइन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। तो ये हम लोगों ने टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज भी कवर कर लिया। स्टूडेंट आई होप आज का जो लेक्चर है आपको क्लियर हो चुका है। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बीच का डिफरेंस, सबस्ट्रेट क्या होते हैं, रिएजेंट क्या होते हैं, किस तरह से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। आज की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने बॉन्ड क्लीवेज कवर किया। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी के ऊपर डिपेंड करती है। क्लियर? किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ होगा। लाइक जैसे हमारे पास ए और बी है,
ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे होगा या इस तरफ होगा, ये सब चीज़ें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से आए, अच्छे से आपकी पकड़ हो, तो आपको ये जो बेसिक चीज़ें हैं सबसे पहले तो ये क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट, अगर आपको लगता है कि हम आपको कुछ यूज़फुल चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं, कुछ यूज़फुल मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। शेयर करने को क्यों कहा जाता है? ताकि जो भी बच्चे ये मटेरियल, ये टॉपिक नहीं कर पा रहे हैं, उन तक भी ये क्लासेस पहुँचे, ताकि वो भी हमारी क्लासेस से फ़ायदा उठा सकें।